हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। हम लोग चैप्टर सेकंड का रिवीजन कर रहे थे और इसके फर्स्ट पार्ट का जो है रिवीजन कर चुके हैं। पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है संधारित्र वाला वो अपना बच गया था। तो देखिए धारिता, ठीक है, धारिता जो है वो सेकंड पार्ट अपना है। धारिता से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे परावैद्युत क्या होते हैं। परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। परावैद्युत लिख रखा है मैंने इसे, आप लोग इसे पेरावैद्युत भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इसे पेरावैद्युत लिखते हैं, पर परावैद्युत पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? ये बच्चों कुचालक पदार्थ होते हैं। इनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इनमें से होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु अगर आप लोग क्या कर देते हो, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो इनका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, जिसकी वजह से ये विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे अपने कांच हो गया, एबोनाइट हो गया, मोम हो गया। तो ये जो पदार्थ है ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये बात आती है बच्चों परावैद्युत पदार्थों की। अब देखिए, जब पदार्थ का ध्रुवण हो रहा है तो एक तो अपने ध्रुवीय और एक अध्रुवीय, ध्रुवीय और एक अपने कौन से, अध्रुवीय, दो प्रकार के अपने क्या होते हैं, अणु होते हैं। आपको पता है पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु जो है आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। तो एक ध्रुवीय होते हैं और एक अध्रुवीय पदार्थ होते हैं। देखिए ध्रुवीय में क्या होता है, ध्रुवीय वो होते हैं जिनमें प्लस माइनस जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। इससे पहले आवेश का केंद्र आपको याद होगा, आवेश का केंद्र, आवेश का केंद्र क्या होता है, जहाँ पर अपने संपूर्ण आवेश को क्या मानते हैं, केंद्रित मानते हैं। यानी धनावेश और ऋणावेश को जहाँ अपने केंद्रित मानते हैं वो क्या होता है, आवेश का केंद्र होता है। ध्यान रखना, केंद्रित मानते हैं, नहीं कि वहाँ पर आवेश है। जरूरी नहीं है कि वहाँ प्लस माइनस दोनों, ठीक है। जैसे परमाणु में प्लस माइनस इकट्ठे कहाँ होते हैं, जो नाभिक होता है उसमें प्लस होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आवेश के केंद्र का मतलब हो गया जहाँ पर अपने टोटल आवेश को केंद्रित मान रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने द्रव्यमान केंद्र होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जहाँ प्लस और माइनस जो होते हैं वो केंद्रित होते हैं, वो क्या होता है, आवेश का केंद्र होता है। अब कुछ पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, अलग होता है। तो इन पदार्थों को अपने क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पदार्थ बोलते हैं या ध्रुवीय परमाणु बोलते हैं। और कुछ जो अपने पास में होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्लस और माइनस जो होते हैं वो सेम जगह होते हैं, ठीक है। यानी आवेश का केंद्र जो है वो क्या होता है, सेम जगह होता है। इनको अपने क्या कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। जैसे HCl वगैरह है तो ये तो किस में आ जाता है, ध्रुवीय में आ जाता है। N2 वगैरह जो है वो किस में आ जाता है, अध्रुवीय में आ जाता है, ठीक है। इनमें प्लस माइनस आवेश का केंद्र अलग होता है, इनमें अलग नहीं होता है। अगर दोनों की बात करें तो यदि अपने क्या करते हैं, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, जैसे इसमें प्लस माइनस अलग है ध्रुवीय के अंदर, तो जब इसमें प्लस माइनस अलग है तो अलग होने से बच्चों क्या होगा कि इनमें द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा, परंतु परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। यहाँ कुछ होगा ही नहीं। परंतु जैसे ही आप लोग क्या करते हो, इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हो, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसे अपने क्या कहते हैं, प्रेरित ध्रुवण बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित ध्रुवण कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में क्या उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरित ध्रुवण उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी पदार्थ के एकांक आयतन में क्या उत्पन्न हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। यानी पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, और जो एकांक आयतन के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं ध्रुवण सदिश। इसी को क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं, ठीक है। ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं, पढ़ करके जाना तो स्पेशली इसका मात्रक पढ़ के जाना। आपके बुक में लास्ट में मात्रक दी हुई है, वहाँ पर ध्रुवण सदिश का मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। ध्रुवण सदिश गतिशीलता हो गया, धाराघनत्व हो गया, ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं हमेशा। और दूसरे जो नियम है, जैसे बायोसावर्ट का नियम है, एम्पियर का नियम है, मेल्स का नियम है, कूलॉम का नियम है, नियम हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नियमों को भी आप लोगों को जरूर पढ़ना है। मात्रक और विमा किसी की भी पूछी जा सकती है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ध्रुवण सदिश का एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। पी वेक्टर से बच्चों इसे लिखते हैं, कैपिटल पी वेक्टर से। द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी से लिखा जाता है, और इसे क्या करते हैं, कैपिटल पी से लिखते हैं। कोई रूल नहीं है बच्चों, दोनों साथ में आ गए तो छोटे बड़े कर दिए इनको, बाकी अपने किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ध्रुवण सदिश को किससे लिखा जाता है, पी वेक्टर से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक होते हैं हमारे पास में रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ, रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ, रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। ये क्या होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर ध्रुवण सदिश जो है, या जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। यानी ध्रुवण सदिश
और ई वेक्टर जो है एक दूसरे के समानुपाती भी होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसे हटाएं तो एक नियतांक लगेगा एप्सिलॉन 0 प्लस एक और लगेगा काई ए। प्लस का मतलब है बच्चों दो नियतांकों की बात करूँ, वैसे प्लस नहीं है, एप्सिलॉन 0 काई ए, ये दो लग रहे हैं। एप्सिलॉन 0 को आप जानते हो, काई को क्या कहते हैं? विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। एक काई और भी होता है जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इनमें संबंध आपको याद होगा, एप्सिलॉन r = 1 प्लस काई वाला संबंध होता है। ठीक है, म्यू r = 1 प्लस काई होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये विद्युत क्षेत्र वाला है, वो कौन सा था? वो मैग्नेटिक फील्ड वाला था। काई विमायन राशि है, मात्रक केंद्र राशि है। एप्सिलॉन r विमायन राशि है, मात्रक केंद्र राशि है। म्यू r विमायन राशि है, मात्रक केंद्र राशि है। ठीक है, ये तीन होते हैं, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r। ठीक है, ये किसका होता है? ये माध्यम का होता है, ये माध्यम का होता है। ये किसका होता है? निर्वात का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है अपेक्षिक। अपेक्षिक यानी तुलना की जाती है इसमें, इसको हम लोग पराविद्युत बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पराविद्युत बोलते हैं, पराविद्युत बोलते हैं। ठीक है, और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। ये क्या होती है? निरपेक्ष होती है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। और ये क्या होता है? अपेक्षिक पराविद्युतांक होता है। इनका मात्रक नहीं होता बच्चों, इनका होता है। ठीक है, इनका होता है, निकाल सकते हो आप लोग, k = 1/4 एप्सिलॉन 0, F = k Q1 Q2/r², जो कूलॉम के नियम का फॉर्मूला है उससे आप लोग निकाल सकते हो, k की जगह 1/4 एप्सिलॉन 0 रख करके। ठीक है, ये सारी बातें कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की है किसकी? रेखिक समदैशिक पराविद्युत पदार्थ की। काई जो है वो क्या है? विद्युत प्रवृत्ति है, मात्रक की विमायन राशि है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसमें एप्सिलॉन 0 गुणा में आएगा, कुछ जगह नहीं दे रखा है, जैसे RBSc वगैरह में नहीं दे रखा है, पर एप्सिलॉन 0 आएगा, वरना काई जो विमायन राशि नहीं निकलेगी आपकी। ठीक है, कंपैरिजन करके भी देख सकते हो इस वाले फॉर्मूले से आप लोग। तो ये शुरुआत की बात है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं धारिता की ओर। देखिए, धारिता, धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या होता है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई पदार्थ जो है जैसे चालक वगैरह है, उसकी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। बच्चों याद रखना, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। किसकी? पृथ्वी की। क्या अनंत होती है? धारिता C अनंत होती है। पृथ्वी का 0 होता है। 0 कौन होता है? विभव 0 होता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है और पृथ्वी की धारिता जो है वो कितनी होती है? अनंत होती है। याद रखना दोनों बातों को बच्चों, कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, विभव कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, धारिता की बात कर रहे हैं तो धारिता के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे आप लोग क्या करोगे? आवेश दोगे। आवेश देने से किस में वृद्धि होगी? विभव में वृद्धि होगी। तो आवेश में वृद्धि जो है किसके समानुपाती होगी? विभव में वृद्धि के समानुपाती होगी। यानी विभव जो है उसमें वृद्धि किसके समानुपाती होगी? आवेश के समानुपाती होगी। जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे विभव बढ़ता जाएगा। समानुपाती को हटा दो, एक नियतांक लगेगा C। इस नियतांक C को क्या कहते हैं? इस नियतांक C को ही कहा जाता है बच्चों धारिता। C = Q/V, C = Q/V, इसी को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों? एक तो यहाँ से आ जाएगा कूलॉम/वोल्ट, कूलॉम/वोल्ट आ जाएगा, पर धारिता का खुद का एक मात्रक होता है जिसे क्या कहते हैं? फेरेड कहते हैं। धारिता का मात्रक इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक फेराडे भी होता है, वो किसका होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, और ये क्या है? फेरेड है। फेरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। फ्रैंकलिन भी होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ये बात आ जाती है बच्चों धारिता की। ग्राफ खींचे Q और V के बीच में, तो उस ग्राफ का जो ढाल आएगा वो किसको बताएगा? tan थीटा को बताएगा, क्योंकि Q/V के अनुपात के वो बराबर है। ठीक है, ये बात कर ली हम लोगों ने किसकी? तो ये बात कर ली हम लोगों ने धारिता की। इसके बाद में देखिए बच्चों, संधारित्र आता है। क्या आता है? संधारित्र आता है। इन शॉर्ट्स बात कर लेते हैं संधारित्र की। तो संधारित्र क्या है बच्चों? एक उपकरण है। संधारित्र की सहायता से किसमें वृद्धि की जा सकती है? धारिता में की जा सकती है। कैसे? C = Q/V है। जैसे C = क्या होता है? Q/V है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे आप लोग क्या करोगे? आवेश का मान बढ़ाना है, तो आवेश का मान बढ़ाना है आपको, तभी धारिता का मान बढ़ेगा। तो धारिता का मान बढ़ाने के लिए आप लोग क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकते हो, आकार में वृद्धि कर सकते हो, परंतु आकार में कितनी वृद्धि कर सकते हैं? अगर पृथ्वी के जितना बड़ा गोला भी आप लोग ले लेते हो, तब भी आकार में उतनी वृद्धि करने के बाद में भी धारिता का मान ज़्यादा नहीं होगा, एक फेरेड भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? कुछ और तरीके को अपनाया जाता है, और वो जो तरीका है वो क्या है? अपने संधारित्र जो उपकरण है उसके रूप में आता है। क्या? तो संधारित्र में क्या किया जाता है? बिना आवेश के मान को बदले विभव में कमी की जाती है। किसमें कमी की जाती है? विभव में कमी की जाती है, बिना आवेश को बदले और बिना आकार को बदले। अब ने क्या किया जाता है? आवेश, इसमें विभव में कमी की जाती है। विभव में कमी करके धारिता के मान को बढ़ाते हैं। ये संधारित्र का सिद्धांत है। यही क्या है बच्चों? संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत है। डिटेल वाला नहीं बता रहा, मैंने लिखवा रखा आपको, शॉर्ट्स में बता रहा हूँ कि विभव में कमी करके आवेश के मान को नियत रखकर संधारित्र
तर् की धारिता बढ़ाना ही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, संधारित्र है क्या? संधारित्र एक उपकरण है जिसकी सहायता से बिना आकार या आकृति को बढ़ाए धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। ये तो होता है संधारित्र, और संधारित्र में यही काम किया जाता है, विभव को कम कर देते हैं तो धारिता का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये संधारित्र का सिद्धांत है। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है कि वो क्या होता है, तो आप जानते ही हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा संधारित्र जिसमें दो विपरीत प्रकृति की प्लेटें बिल्कुल पास में रखी हुई होती है, क्या कहलाते हैं, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अगर समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यही होता है कि विभव में कमी करनी है, ठीक है, और आवेश को नियत रखना है, धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत है। ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरे पर माइनस होता है। इस साइड से इसको क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। ठीक है, इनके मध्य दूरी कितनी होती है, डी होती है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, तो दो प्लेटें हैं, P1 और P2, क्षेत्रफल इनका ए लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसे सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो देखिए बच्चों, इसमें वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का और इसमें संचित ऊर्जा का। ठीक है, तीन टॉपिक इसमें करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें एक तो इसकी धारिता का, और धारिता के दो बात कर लेंगे तो एक टॉपिक बन जाएगा ये। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसमें संचित ऊर्जा का, संचित ऊर्जा का। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग इसमें देख लेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग संधारित्र की धारिता का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो धारिता के लिए क्या करते हैं, वही काम करते हैं। जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है, इस पर प्लस आवेश देते हैं पूरी प्लेट पर, इस पर क्या करते हैं, माइनस आवेश जो है वो दे देते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P है। प्लेट P1 की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 होगा, और दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, यानी ई वेक्टर जो हम लोगों ने लिख रखा है उसकी दिशा कहाँ होगी, P की ओर होगी। और माइनस से हमेशा अंदर की ओर होती है, तो E2 वेक्टर की दिशा किस ओर होगी, इस ओर होगी। यानी P की ऊपर अगर आप लोग देखो तो दोनों सेम दिशा के अंदर जा रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 प्लस E2 होगा। आपको पता है कि जो समतल आवेशित परत होती है उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। दोनों के लिए यही आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों को जोड़ ले तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा। यह मान रखेंगे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, Q अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। ये E की बात होती है, V को आप लोग सभी जानते ही हो क्या होता है, V इक्वल, तो V से पहले E की बात करना पड़ेगी। क्या संबंध होता है इसमें, ये संबंध होता है, तो V इक्वल क्या होता है, A इंटू डी होता है। इसे हम लोगों ने देखा है एक टॉपिक के रूप में, E और V के अंदर संबंध ग्रेडियंट वाला किया है, वहाँ भी देखा है, उससे पहले भी हम लोगों ने देखा है इनके बीच में संबंध। ठीक है, तो E इक्वल V अपॉन डी है, तो V इक्वल क्या होता है, A इंटू डी होता है। मान रख दो बच्चों E का, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, और D C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। जैसे ही आप लोगों ने मान रखा, ये क्या आ गया, Q अपनी जगह रहेगा, और Q इंटू डी ए एप्सिलॉन 0। Q से Q कट जाएगा, C इक्वल क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ जाएगा। अगर पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, इसमें पराविद्युतांक भर दिया जाता है, यानी पूर्ण रूप से इसमें हम लोग क्या कर देते, पराविद्युत भर देते। तो संपूर्ण रूप से पराविद्युत भरने से फर्क क्या आता, सारी जगह जहाँ हम लोगों ने एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है क्या आ जाता, एप्सिलॉन आ जाता है। यहाँ भी क्या आ जाता, एप्सिलॉन आ जाता, क्या आ जाता, एप्सिलॉन आ जाता। और आपको पता है एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r के बराबर होता है। वो मान यहाँ रख देते तो क्या आ जाता, C इक्वल A एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r बटा डी आ जाता है। इन एप्सिलॉन r से क्या हो जाता, गुणा हो जाता पूरी टर्म। जैसे यहाँ लिख रखा है, यहाँ भी एप्सिलॉन आता है, या फिर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, यहाँ भी आता बच्चों एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, और लास्ट में कितना आ जाता है, C इक्वल A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बटा डी। ठीक है, ये बन जाता। एक बच्चों इसी के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आंशिक रूप से भर दिया जाए, पराविद्युत को क्या कर दिया जाए, आंशिक रूप से भर दिया जाए। जैसे इस जगह भर दिया हम लोगों ने, आंशिक रूप से भर दिया है, पूर्ण रूप से न भर करके किस रूप में भर दिया है, आंशिक रूप में भर दिया है, तो क्या होगा, इसकी मोटाई स्मॉल t है, और ये मोटाई कितनी है, ये मोटाई d है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। किसके लिए बच्चों, तो ये 1 के लिए, यानी जो बाहर जो निर्वात है उसकी बात कर रहे हैं, और जो माध्यम हम लोगों ने भर दिया है उसके लिए E2 लिखे। ये भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, पर एप्सिलॉन r गुणा में आएगा, क्योंकि माध्यम एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r आएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, E की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, E की बात कर रहे हैं। अब देखिए कुल विद्युत क्षेत्र जो निकालोगे ना, वो कितना आएगा, वो आएगा E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अभी हम लोगों ने देखा है V इक्वल E इंटू डी,
V इक्वल E इंटू डी। तो E की पहली वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, पर D जो है वो D अब D नहीं बचा है, निर्वात कितनी जगह है, तो D में से T घटाएंगे उतनी जगह क्या है, निर्वात है, D माइनस T जगह, प्लस कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन R कितनी जगह है, तो T दूरी में ये जो है माध्यम हम लोगों ने भर रखा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। V इक्वल कितना आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R और T। तो ये V की वैल्यू आ गई है बच्चों। कुछ कॉमन लेना चाहो तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 को ले सकते हो, तो D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये बच्चा है C इक्वल Q अपॉन V। सोल्व कर लेना बच्चों आप लोग इसे, ठीक है, सोल्व कर लेना, हो जाएगा ये। इसके भाग में लेकर के आना है, चलो मैं करवा देता हूँ। ये आएगा Q और भाग में क्या लिखा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और क्या है D माइनस का T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। ये Q से Q किया हो जाएगा कैंसिल, C इक्वल क्या बचेगा, A एप्सिलॉन 0 D माइनस का T को अगर कॉमन लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, ना लेना चाहो तो छोड़ दो, T अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है, ये आएगा। अब देखो अगर यहाँ पर क्या होता बच्चों, पूर्ण रूप से पराविद्युतांक भर देते, यानी पूर्ण रूप से पराविद्युतांक भरा जाता तो ये T जो है वो T थोड़ी नहीं रहता, T D के बराबर हो जाता, T D के बराबर हो जाता, ये वैल्यू 0 और D अपॉन एप्सिलॉन 0 आता, एप्सिलॉन ये D अपॉन एप्सिलॉन R बचता, ये ऊपर चला जाता, तो क्या आता, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटा D। अगर पूर्ण रूप से आप लोग भरते, यानी अगर पूर्ण रूप से भरते तो T जो है वो किसके बराबर आ जाता, D के बराबर आ जाता, निर्वात बचता ही नहीं, तो कितना आ जाता, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटा D आ जाता। स्पेशल केस आप यहाँ से इसका बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा के अलावा मैं एक दो छोटे टॉपिक और बताने वाला हूँ आपको। ऊर्जा के अलावा एक तो संयोजन की बात कर लेंगे थोड़ी सी, संयोजन की उबेनिस्ट विभो है नहीं बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बताया भी आप लोगों को, वैसे दिखाया भी अलग से उबेनिस्ट विभो के बारे में, ठीक है, और जो गोलों को जोड़ करके भी बताया कि किस प्रकार से उनमें आवेश जो है वितरित होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, कभी ने सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो मैंने फिर से करवा दिया, आप लोग भी थोड़ा इनको देख करके चले जाना, क्या पता अगर पूछ ले तो देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा। अगर संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछे बच्चों तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात कर लेनी है आपको संधारित्र की। जैसे ये कोई एक संधारित्र है, ठीक है, इस संधारित्र को अगर आप लोग क्या दोगे, ऊर्जा दोगे, तो ये तो है नहीं कि जैसे आपने इसे आवेश दिया, कंप्लीट आवेश इसने ले लिया, तो ऐसा तो होगा नहीं, यानी आप इसे Q आवेश दे रहे हो तो Q 0 से Q तक आवेश में वृद्धि होगी, ठीक है, Q से 0 से Q में आवेश की वृद्धि होगी, तो विभव में भी तो 0 से V में वृद्धि होगी, ठीक है, 0 से V बनेगा, जैसे Q जो है 0 से Q बना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या किया जाएगा, आवेश एक साथ न दे करके एक अल्पांश दिया जाएगा, DQ अल्पांश दिया जाएगा, उसमें विभव में कितनी वृद्धि होगी, V डैश वृद्धि होगी, तो कितना कार्य होगा, तो DW इक्वल V डैश DQ होगा। विभव का फॉर्मूला होता है Q अपॉन ये W अपॉन Q, किसका फॉर्मूला होता है, विभव का होता है, ठीक है। तो और संपूर्ण कार्य जो होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, और जो समाकलन करेंगे ये जो कार्य आएगा ये किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसके संगत C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V होता है, डैश है तो डैश है, तो V डैश का अगर मान देखें तो कितना आएगा, Q अपॉन C आएगा। यहाँ रख तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक देना है आवेश, 0 से Q तक देना है, तो U बराबर कितना आएगा, ये आएगा 0 से Q अपॉन C और DQ। U इक्वल बच्चों 1/C, अंदर बचा है Q और DQ 0 से Q, ठीक है। U इक्वल 1/C, Q का कितना होता है, Q स्क्वायर बटा 2 होता है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से Q तक है, तो U इक्वल कितना आ गया, ये आ गया Q स्क्वायर बटा 2C। सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C आ जाएगा। और भी रूप हो सकते हैं बच्चों, जैसे C इक्वल Q अपॉन V, अब तो कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको, जैसे किसका मान रख दो, C का मान रख दो, तो ये क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 2, C का मान Q अपॉन V रखा, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 1/2 QV आ गया। ये किसका मान रखा था, यहाँ पर हम लोगों ने C का रखा था, अगर Q का रख देते तो Q का रखते तो बच्चों क्या आता, CV आता, यहाँ स्क्वायर है तो क्या बनता, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2C बनता है, ये कटता कितना आता है, 1/2 CV स्क्वायर आता है, कितना आता है, 1/2 CV स्क्वायर आता। तो तीन फॉर्मूले यहाँ पर बन गए, तीनों को याद रखना आप लोग बच्चों, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अगर संधारित्र के एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व पूछा जाए बच्चों तो उसका फॉर्मूला भी बना सकते हो आप लोग। ऊर्जा घनत्व अगर आपसे पूछे, जो 8वां चैप्टर है बच्चों, उसके अंदर बहुत जगह हम लोगों ने इस फॉर्मूले को काम में लिया है, उसको ढंग से पढ़ करके जाना, उसका रिवीजन नहीं करवा पाया हूँ मैं आप लोगों को, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिया मैंने, उनको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो उसमें एक तो ये जरूर याद रख करके जाना कि जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति बच्चों उनकी होती है, और एक विस्थापन धारा को अवश्य पढ़ करके जाना,
और इसके अलावा आप लोग मैक्सवेल की चारों समीकरणों को ढंग से पढ़ करके चले जाना, ठीक है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व की अगर बात करें तो U इक्वल बच्चों कितना है, Q²/2C है। कितना है, Q²/2C है। C इक्वल संधारित्र के लिए कितना होता है, A ε0/d होता है, ठीक है। और E इक्वल क्या होता है, σ/ε0 होता है। सिग्मा किसके बराबर होता है, Q/A के, ठीक है। यहाँ से Q का मान अगर निकालें तो कितना आ जाता है, A ε0 E A ε0 आ जाता है। तो दो मान आपके पास में, एक C का है और एक किसका है, Q का है। इसमें रख दो तो U का मान देखिए, U इक्वल Q का रखा कितना है, E² A² ε0 की स्क्वायर भाग में 2, और C का कितना है, A ε0d ऊपर चला जाएगा, एक एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो U इक्वल कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 ε0 E² और A × d, ये बच जाएगा। एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व के नाम से जानते हैं। तो आयतन कितना है, समांतर प्लेट संधारित्र की अगर आयतन की बात करें तो d क्या है, उनके बीच की दूरी है, A क्षेत्रफल है, A × d क्या है, उसका आयतन है। तो एकांक आयतन की बात करेंगे तो U में किसका भाग देना पड़ेगा, A × d का, तो ये कट जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल u का मान आ जाएगा 1/2 ε0 E²। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख करके जाना। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक उभयनिष्ठ विभव की बात कर लेते हैं बच्चों। उभयनिष्ठ विभव का मतलब क्या होता है, भी दो जैसे गोले हैं, ठीक है, इनके आवेश है, इनकी धारिता है, इनका कोई ना कोई क्या है, विभव है। आवेश है, धारिता है और क्या है, विभव। एक तार से अगर इनको जोड़ दे तो आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है, जिससे विभव का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अपने क्या करते हैं, उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव जैसे C का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C इक्वल Q/V, तो V का फॉर्मूला क्या लिखा, Q/C। तो यहाँ उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला जो बनेगा, ऊपर आवेश नीचे धारिता आएगी, तो क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश कितना है, Q1 + Q2, कुल धारिता कितनी है, C1 + C2। तो कुल आवेश तथा कुल धारिता का अनुपात उभयनिष्ठ विभव कहलाता है, ठीक है। या नीचे भी लिख देता हूँ, V इक्वल Q1 + Q2 बटा C1 + C2, कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 आएगा या C2V2 आएगा, यानी V इक्वल क्या बनेगा, C1V1 + C2V2 बटा क्या आ जाएगा, C1 + C2 आ जाएगा। ये क्या है, तो ये हमारे पास में उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा संधारित्र का उपयोग क्या है बच्चों, तो संधारित्र का उपयोग क्या होता है, आप सभी जानते हो। संधारित्र को वैज्ञानिक अनुसंधान में काम में लेते हैं, ऊर्जा संचित करने के काम में लेते हैं, आवेश संचित करने के काम में हम लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संधारित्र जो वो काम में आता है। संधारित्रों का संयोजन और देख लीजिए, ये एक टॉपिक बीच में छूट ही रहा था। संधारित्रों का संयोजन एक श्रेणी क्रम होता है और एक क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला है वो आता है जो प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में आता है, ठीक है। अगर n जुड़े हो तो n तक चला जाएगा, और जो ये किसके लिए, सीरीज के लिए, और ये अपने समांतर पैरेलल क्रम जो अपने बोलते हैं, तो CP, ये वो फॉर्मूला आएगा जो संधारित्र इसके लिए, प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम का आता है, ठीक है। संधारित्रों का ये किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, और ये वाला किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। ये इनके क्या है बच्चों, फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को भी अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ करके चले जाना। सोल्व कैसे करना है, अब तो बच्चों आपको पता ही है ये कौन सा क्रम होता है। अगर दो को ही सोल्व करवाऊँ तो ये श्रेणी क्रम है, यहाँ एक बैटरी जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, बैटरी वाले टर्मिनल छोटे बड़े होते हैं और ये एक जैसे होते हैं। जैसे बैटरी जोड़ी, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, धारिता तो अलग होनी है। श्रेणी क्रम के अंदर किसका मान सेम रहेगा, आवेश का मान सेम रहेगा, ठीक है। किसका मान सेम रहेगा, आवेश का मान सेम रहेगा, विभव का मान क्या होगा, अलग होगा। अब इन्हें सोल्व कर लेना, ठीक है। और अगर आप कौन से क्रम में जोड़ते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो, कौन से क्रम में जोड़ते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो, ऐसे जोड़ते हो समांतर क्रम में। यहाँ एक बैटरी लगा देता हूँ, बैटरी लगा दी, तो यहाँ विभव का मान सेम रहेगा, आवेश का मान क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। फिर C इक्वल Q/V, कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, जो अलग होते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो इसमें तो किसको जोड़ोगे, विभव को जोड़ोगे, और इसमें किसको जोड़ोगे, आवेश को जोड़ोगे। यही काम आपको सभी में करना है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो क्या हो, आपका प्रतिरोध हो, ठीक है। ये मैंने क्लास में अच्छे से आपको करवा रखा है, संयोजन वाला टॉपिक कई बार करवा दिया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।